हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। और इसी कड़ी में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज में जो है एग्जाम का शेड्यूल जारी है। और सभी कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के, उनमें या तो एग्जाम हो रही है या फिर टाइम टेबल आ गया है। और जो है एग्जाम के दौरान सभी स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं कि उनको कहीं से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग क्लासेस के। तो मेरे चैनल पे मैं इस समय सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स जो के लिए ये उपयोगी होने वाला है, चाहे वो बीए के हो, चाहे बीसीए के हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं लेके आया हूँ, जो आज का लेक्चर मैं लेके आया हूँ ये होने वाला है फाउंडेशन कोर्स के ऊपर, मतलब कि आधार पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। और आप जानते हैं कि आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स जो है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको ओएमआर शीट पे जो है आते हैं। ओएमआर शीट में आपको जो है गोले भरने होते हैं सही उत्तर के। तो इसी के लिए जो है कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो तलाशते हैं कि कहीं से हमको जो है सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएं तो हम उसकी तैयारी कर लें। तो इसीलिए जो है मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने वाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज के बारे में, मतलब हिंदी भाषा के ऊपर। फाउंडेशन कोर्स में जो हिंदी भाषा का जो पेपर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो है टोटल 3 यूनिट है हिंदी लैंग्वेज में। तो जैसे आपको दिख रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में 3 यूनिट है, और ये तीनों यूनिट जो है इनका सिलेबस एक्सप्लेन मैं अपने दूसरे वीडियोस में कर चुका हूँ। और उसमें मैंने बताया है आपको कि इस तरीके से कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी रहेगी। तो अ, हम जो है आज के जैसे वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आप जो है इसको याद कर लें, याद हो जाएं आपको ये सारे के सारे। तो हम थोड़ा स्लो लैंग्वेज में धीरे 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 करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। और आप लोग चाहें तो अगर आप स्क्रीन पे देखते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास समय नहीं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको चलाएंगे और 2-4 बार अगर सुनेंगे तो उसमें ही आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो देखिए, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन पे कि टोटल जो आपका पेपर जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा हिंदी लैंग्वेज का, 50 नंबर का हिंदी का रहेगा, 50 नंबर का आपका इंग्लिश का रहेगा। और 50 में से आपको कितने नंबर लेके आने हैं? 17 नंबर लेकर के आने हैं। अब जैसे कि आपका जो पहली यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्रा जी के बारे में और इनकी कविता के बारे में। इनकी कविता है, एक तो आपको भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जीवन परिचय पढ़ना है और साथ में जो है इनकी कविता सतपुड़ा के घने जंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन है और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जन्म जो है वो नर्मदापुरम में हुआ था, जिसको हम पहले होशंगाबाद कहते थे, वहां पर, जिसको आज कहते हैं हम नर्मदापुरम। तो इनका जो जन्म है वो नर्मदापुरम में हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपका, भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने जो है कल्पना नामक जो मासिक पत्रिका है उसका संपादन किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कवि ने सतपुड़ा के घने जंगल को क्या कहकर वर्णित किया। तो कवि ने जो है सतपुड़ा के जो घने जंगल है उनको जो है क्या क्या बोला, उनने बोला नींद में डूबे हुए से, अजगरों से भरे जंगल, उगते अनमने जंगल। तो आपके जो है ये तीनों उत्तर सही है, मतलब कि उपरोक्त सही जो है इसका उत्तर है। मतलब कि नींद में डूबे हुए भी हैं, अजगरों से भरे हुए भी है, उगते अनमने जंगल भी हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। तो मतलब भवानी प्रसाद मिश्रा जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसके लिए मिला था,
वो मिला था बुनी हुई रस्सी के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, बुनी हुई रस्सी के लिए जो है इनको काव्य पुरस्कार मिला था, अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो अगर क्वेश्चन आता है भवानी प्रसाद मिश्रा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कौन से काव्य के लिए मिला था, उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किस त्योहार का उल्लेख किया है? तो जो है सतपुड़ा के घने जंगल के लिए जो है होली के त्योहार का उल्लेख हुआ है सतपुड़ा के घने जंगल में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा सम्मान दिया गया? तो मध्य प्रदेश शासन ने जो है इनको शिखर सम्मान से नवाजा था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि शिखर सम्मान के द्वारा जो है इनको नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता का मुख्य विषय क्या है? तो जो सतपुड़ा के घने जंगल कविता है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये एक लंबी कविता प्रकृति चित्रण पर आधारित है। मतलब कि एक लंबी कविता है और प्रकृति के चित्रण को बताती है। एक तो प्रकृति के बारे में बताती है और काय के बारे में बताती है, जंगल की लंबाई के बारे में। मतलब ये एक लंबी कविता है और जंगल पर आधारित है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो सतपुड़ा के घने जंगल जो है कविता है इसका मुख्य विषय क्या है, तो आपको इसका आंसर लिखना है ये प्रकृति के चित्रण पर भी है और जंगल के ऊपर भी आधारित है। तो ऑप्शन मतलब कि आ और बा दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। तो आप इसमें लगा देंगे आ और बा दोनों सही। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भवानी प्रसाद मिश्रा द्वारा रचित संस्मरण के बारे में बताइए। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने जो है कौन सा संस्मरण दिया था? जिन्होंने मुझे रचा। इनका संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। अगला क्वेश्चन है, कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुछ नीति और राजनीति के जो लेखक हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्रा जी। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन किया है? तो सतपुड़ा के घने जंगल में गोंड जनजाति के बारे में बात की गई है। भवानी प्रसाद मिश्रा जी अगे द्वारा संपादित किस सप्तक में सम्मिलित है? तो भवानी प्रसाद मिश्रा अगे द्वारा जो है दूसरा सप्तक में सम्मिलित है। तो इनका सप्तक के बारे में अगर पूछते हैं तो आपको क्या लगाना है? दूसरा। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कितने मुर्गे और तीतर का उल्लेख किया गया है? तो इसमें टोटल 4 मुर्गे और तीतर के बारे में बताया गया है। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ है? तो सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश में है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, पंक्ति किस कवि ने दी थी? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये पंक्ति जो है भवानी प्रसाद मिश्रा जी द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया, दूर से कोड़ी लगाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। ये कथन भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पुस्तक की भूमिका में लिखा? तो मतलब कि भवानी प्रसाद मिश्रा जी जो थे इन्होंने एक बात कही थी, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा जो कि मेरे ठीक पकड़ में आ गया और दूर से कोड़ी लगाने की महत्वाकांक्षा में भी मैंने कभी नहीं की। तो ये जो है दूसरा सप्तक इस पुस्तक में जो है इन्हें लिखा था, दूसरा सप्तक में। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आता है, भवानी प्रसाद मिश्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी को साहित्य पुरस्कार जो है 1972 में दिया था, 1972 में दिया था। फिर 1981-82 में भवानी प्रसाद मिश्रा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1981-82 में भवानी प्रसाद मिश्रा को जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। फिर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सभी में 29 मार्च लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर जो है आपको ये बस याद रखना कि 1913 में जो है इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य भाषा में क्या क्षमता भी है? तो
भवानी प्रसाद मिश्रा की काव्य भाषा में बिंबात्मक और प्रतीकात्मक क्षमता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, मतलब कि दोनों, बिंबात्मक भी और प्रतीकात्मक भी। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्रा ने अपनी रचनाओं में कौन से शब्दों का प्रयोग भी किया? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने जो है अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव दोनों जो शब्दों का प्रयोग इनने किया। फिर अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्रा ने अपनी रचनाओं में कौन से शब्दों का प्रयोग भी किया? तो यहाँ पे आप जो है इन्होंने जो किया है वो है ग्राम्य और प्रांतीय। भवानी प्रसाद मिश्रा ने अपनी रचनाओं में ग्राम्य मतलब कि ग्राम के बारे में बात करी और प्रांत के बारे में भी बात करी। हिंदी काव्य भाषा को भवानी प्रसाद मिश्रा की सबसे बड़ी देन ये है कि इन्होंने किस चीज को साहित्य भाषा और काव्य भाषा का दर्जा प्रदान किया? इन्होंने जो है बोलचाल की भाषा को जो है साहित्य भाषा और काव्य भाषा का दर्जा भी प्रदान किया। तो इसका आंसर है बोलचाल की भाषा। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्रा ने जीवन के किस रूप की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने जो है अपनी कविता में, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने जीवन में किस रूप की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की? तो इसका आंसर है सहज और यथार्थ। इसका उत्तर है सहज और यथार्थ। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्रा को का यथार्थ बोध केवल जीवन की कटुता, निराशा और विषमता का चित्रण नहीं करता, वरन उनके यथार्थ बोध के पीछे किस चीज की आशा छिपी हुई है? तो इसका उत्तर है मानवता की विजय और सुखपूर्ण भविष्य। मतलब कि इनकी जो कविता रहती है उसके ऊपर, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है? एक तो जो है इन्होंने जैसे बताया, भवानी प्रसाद मिश्रा का यथार्थ बोध केवल जीवन की कटुता, निराशा और विषमता का चित्रण ही नहीं करता, वरन ये यथार्थ बोध के पीछे की आशा छिपी हुई, कौन सी चीज की बात करते हैं? ये मानवता की विजय और सुखपूर्ण भविष्य की भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्रा को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो मतलब कि बुनी हुई जो रस्सी काव्य संग्रह जो था इनका, उसके लिए भवानी प्रसाद मिश्रा जी को कौन सा सम्मान दिया था? इनको दिया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रकृति चित्रण, छायावादी सौंदर्य चित्रण क्या चीज है? तो भवानी प्रसाद मिश्रा का प्रकृति चित्रण, छायावादी सौंदर्य चित्रण जो है उससे भिन्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्रा का प्रकृति चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रण से भिन्न है। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पे, तो वो है आपकी जो अगली जो कवित्री हैं वो है उषा प्रियवंदा जी। और उषा प्रियवंदा के बारे में जो है आपको इनका परिचय और इनका जो एक रचना थी जिसका नाम है वापसी, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पे कि भाई वापसी नाम की इनने जो कहानी लिखी थी उसकी समीक्षा भी करनी है और उषा प्रियवंदा के बारे में भी बताना है। तो इनने मतलब हमें इसमें उषा प्रियवंदा जी जो है इनका जीवन परिचय भी पढ़ना है और वापसी नामक जो इनने कहानी लिखी थी उसके बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी का प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था? तो उषा प्रियवंदा जो है इनकी कहानी जो है वापसी, इसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। याद रखना है कि इनने वापसी नाम की जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? इनकी 1960 में हुई थी। और वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वापसी कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू। तो जैसे अपन गजोधर भैया कहते हैं, ऐसे गजाधर बाबू जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं।
अब अगली चीज आती है, गजाधर बाबू किस नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे? तो गजाधर बाबू जो हैं वो रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब कि इनकी सेवा जो है वो कंप्लीट हुई थी रेलवे की नौकरी में। फिर गजाधर बाबू जो हैं ये किस स्थान पर कार्य किया? तो इन्होंने कहाँ काम किया था? इन्होंने काम किया था रानीपुर में। गजाधर बाबू ने जो है रेलवे से अपनी नौकरी से रिटायर हुए थे और इन्होंने कहाँ पे काम किया था? रानीपुर में करा था। वापसी कहानी में रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता पूरियां जलेबी आदि कौन बेचता था? तो वापसी कहानी में जो है रानीपुर का जो रेलवे स्टेशन था उसमें चाय नाश्ता पूरी जलेबी जो है वो कौन बेचता था? गणेशी। गजाधर बाबू के पुनः नौकरी में पर जाने का कारण क्या था? तो गजाधर बाबू के पुनः नौकरी पे जाने का कारण पत्नी की उपेक्षा, पुत्र पुत्री तथा बहू की नाराजगी, धनो धनोपार्जन का साधन। तो ये सभी इनके जो है कारण रहे हैं, मतलब कि गजाधर बाबू जो थे वो पुनः नौकरी में क्यों गए? क्योंकि पत्नी ने भी उनको उपेक्षा की थी, पत्नी ने भी उपेक्षा की थी, पुत्र पुत्री और बहू भी नाराज थे उनसे, और धनोपार्जन मतलब कि उनको धन की भी जरूरत थी। इन सब कारणों से जो है गजाधर बाबू पुनः नौकरी करने गए। अब गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? तो गजाधर बाबू का जो स्वभाव था वो था सहृदय और स्नेही, मतलब कि सहृदय और स्नेही स्वभाव के ये व्यक्ति थे। अगली चीज है गजाधर बाबू जो है, गजाधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो गजाधर बाबू के जो बड़े लड़के थे, बड़े बेटे जो थे, उनका नाम था अमर। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो गजाधर बाबू के लिए जो मधुर संगीत उनको लगता था वो लगता था पटरी पे रेल के पहियों की खटखट। तो मतलब कि इनको अलग से कोई सा गाना पसंद नहीं था, इनको क्या पसंद था? गजाधर बाबू को कौन सा संगीत मधुर लगता था? इनको जो पटरी रहती थी उसके उस पर जब रेल के पहिए निकलते थे तो उसकी जो खटखट होती थी वो आवाज इनको पसंद आती थी। वापसी कहानी में शीला कौन है? तो शीला नाम की जो व्यक्ति है वो कौन है इसमें वापसी कहानी में? तो वापसी कहानी में शीला जो है वो गजाधर बाबू जो हैं उनकी पड़ोसन है। अच्छा जी, तो वापसी कहानी में शीला जो है वो गजाधर बाबू की पड़ोसन है। गजाधर बाबू की छोटी बेटी का नाम क्या था? तो अब इनकी छोटी बेटी का जो नाम है वो है बसंती। वापसी कहानी में आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए, ये किसने किससे पूछा था? तो जो ये कहानी थी वापसी नाम की, इसमें आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए ये पूछा था गजाधर बाबू से उनकी पत्नी ने। तो गजाधर बाबू की पत्नी ने पूछा था कि आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए। फिर अगला क्वेश्चन है, उषा प्रियवृंदा की प्रमुख रचनाओं का विषय रहा है। तो उषा प्रियवृंदा ने किस किस चीजों के ऊपर रचनाएं की है? उन्होंने की है अकेलेपन के ऊपर भी लिखा है, उन्होंने जो है नगरीय परिवेश का चित्रण भी किया है, और उन्होंने आधुनिक जीवन की उदासी के बारे में भी लिखा है। तो मतलब इन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो गजाधर बाबू ने नौकरी कितने वर्ष अकेले व्यतीत कर रही? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो गजाधर बाबू के कुल जो है 4 बच्चे थे गजाधर बाबू के। उसके बाद क्वेश्चन है, गजाधर बाबू दोबारा नौकरी पर कहाँ गए? तो गजाधर बाबू जो है दोबारा नौकरी करने चीनी मिल गए। चीनी मिल गए मतलब कि जहाँ पे चीनी बनती थी, चीनी मिल पे गए। उषा प्रियवृंदा की प्रमुख रचनाओं का विषय रहा है? तो उषा प्रियवृंदा की जो रचनाएं उस वह आधुनिक जीवन की उदासी के ऊपर भी थी, अकेलेपन के ऊपर भी थी, नगरीय परिवेश का चित्रण भी था। तो ये ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है।
अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायत थी? तो अमर को जो है अपने पिताजी से कौन कौन सी शिकायत थी? एक शिकायत तो ये थी कि हर बात पे हस्तक्षेप करते हैं, हर बात पे मतलब बीच में आते हैं। अभी भी बच्चा समझना, उसको अब बच्चा ही समझते थे। वो पिताजी का बेमौके टोक देना, मतलब कि उसको टोकते रहते थे ये भी। तो मतलब कि जो अमर था उसको अपने पिताजी से ये सभी शिकायत थी कि वो उसके बात में हस्तक्षेप करते हैं, उसको बच्चा समझते हैं, उसको बिना बात के बिना काम के टोक देते हैं। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। गजाधर बाबू का परिवार शहर में क्यों रहता था? तो गजाधर बाबू का जो परिवार है वो शहर में इसलिए रहता था क्योंकि उनकी बच्चों की पढ़ाई का कारण था। तो बच्चों की पढ़ाई के कारण जो है गजाधर बाबू का परिवार शहर में रहता था। गजाधर बाबू गणेशी और उनकी पत्नी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। तो गजाधर बाबू जो है गणेशी और उसकी जो पत्नी थी उनके व्यवहार से बहुत ही ज्यादा खुश हुए, मतलब कि प्रसन्न हुए। गजाधर बाबू ने जाते समय गणेशी से क्या आग्रह किया था? तो गजाधर बाबू ने जो है गणेशी से बोला था कि बेटी के विवाह पर सहायता मांगने के लिए बोला था, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने के लिए बोला था कि भाई तुम्हारे बेटी के विवाह में जो है कुछ सहायता चाहिए तो बताना, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने की कहा था। घर की ओर चलते हुए गजाधर बाबू को अतीत की याद आने लगी। वो अपना जीवन जो है सफल अनुभव कर रहे थे। क्या अनुभव कर रहे थे? मतलब कि जब घर की तरफ जो है गजाधर बाबू जा रहे थे तो उनको अतीत की याद आने लगी और उनने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो सफल हो चुका है। गजाधर बाबू ने सुबह का भोजन बनाने का कार्य किसे सौंपा? तो गजाधर बाबू ने जो है सुबह का भोजन बनाने के लिए अमर, जो कि कौन था? अमर उनका बेटा था, तो अमर की पत्नी को बोला था उनने कि जो सुबह का खाना रहेगा, जो सुबह का भोजन रहेगा वो वही बनाएगी। गजाधर बाबू ने शाम का भोजन बनाने का कार्य किसको दिया था? तो गजाधर बाबू ने शाम का जो भोजन है वो अपनी लड़की को बनाने के लिए बोला था। उनकी लड़की का नाम क्या था? बसंती। तो बसंती को बनाने के लिए बोला था। शाम को बसंती द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो कोई नहीं खा सका। इसका आंसर है कोई ना खा सका, मतलब कि बसंती ने जो भोजन बनाया था वो कोई नहीं खा पाया। पत्नी ने नौकर की चोरी की शिकायत की तो गजाधर बाबू ने क्या करा? तो गजाधर बाबू ने नौकर को निकाल दिया। पत्नी ने जब शिकायत की कि चोरी की है नौकर ने, तो गजाधर बाबू ने नौकर को निकाल दिया। शाम को बसंती जब अपनी सहेली के घर जाने लगी तो गजाधर बाबू ने क्या किया? उसको रोक दिया। बसंती जो कि उनकी बेटी है वो शाम को सहेली के घर जाने लगी तो गजाधर बाबू ने उसको रोक दिया। नौकर को निकालने का विरोध किसने किया था? तो नौकर को निकालने का विरोध अमर और नरेंद्र ने भी किया था, अमर की पत्नी और बसंती ने भी किया था, और गजाधर बाबू की पत्नी ने भी किया था। तो मतलब कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो नौकर को निकालने का विरोध जो है वो सबने किया था। गजाधर बाबू की चारपाई बैठक में डालने से किसकी मित्र मंडली को समस्या हुई? तो गजाधर बाबू की जो चारपाई थी उसको बैठक में डालने से किसकी मंडली को समस्या हुई थी? इसमें जो है अमर की मित्र मंडली को भी समस्या हो गई थी और नरेंद्र की मित्र मंडली को भी समस्या हो गई थी गजाधर बाबू की चारपाई को बैठक में डालने पे। तो इसके जो फ्रेंड सर्कल थे अमर के और नरेंद्र के, इन दोनों को प्रॉब्लम हो गई थी गजाधर बाबू की चारपाई को बैठक में डालने पर। घर वालों ने तंग आकर गजाधर बाबू की चारपाई बैठक से हटाकर कहाँ डाल दी? तो इन्होंने जो है घर के लोगों ने उस गजाधर बाबू की जो चारपाई थी उसको हटाकर कहाँ डाल दिया? अंधेरी कोठरी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? अंधेरी कोठरी में डाल दिया। गजाधर बाबू को किसकी चीनी मिल में नौकरी मिली थी? तो गजाधर बाबू को जो है रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिली थी।
गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा, मुझे रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, तुम साथ चलोगी? इस पर पत्नी ने क्या कहा? तो इस पर पत्नी ने कहा था, मैं चलूंगी। तो यहाँ क्या होगा? तो जब गजाधर बाबू ने जो है चीनी मिल में नौकरी करी तो उन्होंने बोला अपनी पत्नी को साथ में चलने के लिए, तो उनकी पत्नी ने बोला कि मैं चली गई, तो यहाँ क्या होगा? पत्नी की बात सुनकर गजाधर बाबू ने क्या किया? तो पत्नी की बात सुनकर गजाधर बाबू ने रिक्शे में अपना सामान रख दिया। गजाधर बाबू के घर से जाते ही अमर की पत्नी ने अमर से क्या इच्छा कही? तो गजाधर बाबू के घर से जाते ही जो है अमर की पत्नी ने जो है कहा कि सिनेमा चलना है। गजाधर बाबू के घर से जाते के साथ ही अमर जो है उसकी पत्नी तुरंत कहने लगी कि भाई मेरे को तो सिनेमा देखने जाना है। गजाधर बाबू के घर से चले जाने पर उनकी पत्नी ने क्या किया? तो गजाधर बाबू के चले जाने पर उनकी पत्नी जो है उनने क्या किया? उनने गजाधर बाबू की चारपाई को निकलवा दिया। बताओ, गजाधर बाबू के घर से चले जाने पर उनकी पत्नी ने क्या करा? गजाधर बाबू की चारपाई को निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गजाधर बाबू से किसने कहा? कि कभी कभी हमारी खबर भी ले लिया कीजिएगा। तो ये जो है किसने बोला था? गणेशी ने बोला था। गजाधर बाबू के आंगन में रोपे पौधे कौन ले गया? तो गजाधर बाबू के आंगन में जो पौधे लगे हुए थे उनको उनके पड़ोसी लेके चले गए। ये पड़ोसियों का काम यही रहता है कि उनको बस मौका मिले और वो उनका चौका लगा दे। गजाधर बाबू के बसंती को खाना बनाने का कहने पर उसने क्या बहाना बनाया? तो गजाधर बाबू ने जब बसंती को खाना बनाने का कहा तो उसने क्या बहाना बनाया? उसने बहाना बना दिया कि मुझे तो पढ़ाई करना है। तब वो पढ़ाई करने वाली बन गई। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही इंसान अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने किससे कहा? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी पत्नी को ही ये बात कहेगा। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आते हैं हम विवेकानंद जी के शिकागो के व्याख्यान के बारे में, कि भाई विवेकानंद जी ने जो शिकागो में व्याख्यान दिया था उसके बारे में बात करनी है। साथ में थोड़ा सा आपको परिचय भी जो है विवेकानंद जी का जो है पढ़ना रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 1863 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इनका आंसर है युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में, क्योंकि उन्होंने युवाओं को बोला था कि आप ही जो है देश के भविष्य हैं। स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कितने वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद गेरुए वस्त्र धारण कर संपूर्ण भारत पैदल यात्रा पर चले गए थे? तो इन्होंने जो है 25 वर्ष की जो उम्र में जो है गेरुए वस्त्र को धारण कर लिया और पूरे भारत का जो है पैदल यात्रा का प्रण ले लिया और चले गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान जो है 11 सितंबर 1893 में दिया था। 11 सितंबर 1893, 1893। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के व्याख्यान में श्रोताओं को जो है मेरे अमेरिका वासी भाइयों तथा बहनों, ये बोला था उन्होंने। शिकागो में जाकर क्या बोला था अपने व्याख्यान में? मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये किसका कथन है? तो ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने क्या कहा था कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अगला है, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने किन बातों पर बल दिया? तो इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने उपरोक्त सभी बातों पर बल दिया था। इन्होंने कहा था धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। देखो, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने किन किन बातों पर बल दिया था? एक तो कहा था धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने लोगों को वीर, साहसी और दयालु बनने पर बल दिया, और सबका ईश्वर एक ही है, ना ही ईश्वर सवा है, ना ही डेढ़ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में व्याख्यान हुआ था उसमें क्या क्या बोला था? उसमें उन्होंने बोला था कि जो ईश्वर है जो एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, और उन्होंने लोगों को वीर, साहसी और दयालु बनने की कहा था, और धर्मांतरण पे रोक लगने की बात करी थी। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो भारत के थे, तो उन्होंने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान के अंत में कहा था प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सहायता करो, लड़ो मत। तो स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने जो व्याख्यान दिया था उसके अंत में ये कहा था कि प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि सहायता करो, लड़ो मत, ये लिखा होगा। स्वामी विवेकानंद ने किसकी ओर से धन्यवाद दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है भारत की ओर से धन्यवाद दिया था। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई। ये किसका कथन था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि भाई ईसाई को हिंदू या बुद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू को बुद्ध या ईसाई होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और बाकी सब धर्म का विनाश से सिद्ध होगी, तो उनसे मेरा कहना है कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कहाँ कहा था? तो इन्होंने अपने शिकागो के व्याख्यान में ये बात कही थी कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि किसी एक धर्म की विजय हो जाएगी और बाकी सभी धर्मों का नाश हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा असंभव है। तो ये चीज जो है शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में किस धर्म के लोगों को भारत में शरण लेने का उल्लेख किया था? तो इन्होंने जो है कहा था, किस किस धर्म के लोगों को बोला था? इन्होंने यहूदियों को कहा था, पारसी को कहा था। यहूदी और पारसियों से कहा था कि आप जो है आप भारत में शरण ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार लोग भिन्न भिन्न मार्गों पर प्रयत्न करते हुए अंत में जो है प्रभु की ओर आते हैं। तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भिन्न भिन्न मार्गों पे इंसान चलता है और लास्ट मार्गों पर प्रयत्न करते हुए आखिरी में कहाँ पहुंच जाता है? प्रभु की ओर पहुंच जाता है।
भारतवासी किस पर विश्वास करते हैं? तो भारतवासी जो है सहिष्णुता के ऊपर विश्वास करते हैं। सेकुलरिज्म मतलब सहिष्णुता के ऊपर विश्वास करते हैं भारतवासी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये किसका कथन है? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि उनका फोटो वगैरह देखा होगा तो वहां पे उनके पास में ये स्लोगन भी लिखा रहता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये आह्वान किया था उन्होंने युवाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त पर कार्य करते दत्त क्या कार्य करते थे? मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता हैं विश्वनाथ दत्त, ये क्या कार्य करते थे? ये जो हैं कोलकाता की उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। इनके पिताजी क्या काम करते थे स्वामी विवेकानंद जी के, जिनका नाम विश्वनाथ दत्त था? वो कोलकाता की जो उच्च न्यायालय था, कोर्ट जो थी, हाई कोर्ट, उसमें अटॉर्नी एट लॉ थे। स्वामी विवेकानंद 1887 से 1892 1887 से 1892 के बीच में अज्ञातवास में रहकर साधनारत रहे। तो इसका आंसर है कि ये अज्ञातवास में रहे और उन्होंने उस समय साधना की 1887 से 1892 तक। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली थे। तो स्वामी विवेकानंद जो थे स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये बहुत ही ज्यादा वेदों के जो विख्यात और प्रभावशाली जो है आध्यात्मिक गुरु थे। तो आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जो है वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली क्या थे? तो ये गुरु थे, मतलब कि आध्यात्मिक गुरु के तौर पे इनको देखा जाता था। 1883 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है सनातन धर्म के बारे में बात की थी 1893 में। 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने जो है सनातन धर्म की बात की थी। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के प्रत्येक देश में पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत का जो वेदांत था ये अमेरिका और यूरोप में किसने पहुंचाया? स्वामी विवेकानंद जी ने पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो व्याख्यान में कहा था, हम भारतीय लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्म को जो है सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि हम सभी धर्म को केवल ऐसा नहीं मानते कि हम सभी भारतीय लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता के भाव ही नहीं रखते हैं, हम साथ में और क्या चीज रखते हैं? हम उनको सच्चा मान करके स्वीकार भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता क्या है? तो मतलब ये क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता जो है पृथ्वी को हिंसा से भरते हैं और सभ्यताओं को नष्ट करते हैं। मतलब कि अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है, स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि यदि कोई सांप्रदायिकता फैलाता है, कोई हठ धर्मिता करता है किसी चीज को, उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता जो है वो पृथ्वी को हिंसा से भर देते हैं, पृथ्वी पे हिंसाएं होती है उसकी वजह से और सभ्यताओं का हनन या नष्ट भी हो जाती है सभ्यता। स्वामी विवेकानंद ने मानव समाज की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने मानव समाज की जो उन्नति होती है उसका बाधक किसको बताया है? उसका बाधक जो है धर्मांधता रूपी राक्षसी शक्तियों को बोला है, जो धर्मों को लेकर के बिल्कुल अंधे हुए हैं, उनकी बात करी है उनने कि मानव समाज की उन्नति और बाधा में उत्पन्न कौन करता है? उसमें बाधा उत्पन्न करता है धर्मांधता रूपी राक्षसी शक्तियां।
स्वामी विवेकानंद ने महासभा में अपने से पहले बोलने वाले कतिपय वक्ताओं को जो है धन्यवाद ज्ञापित किया था। तो उनसे पहले जो वक्ता बोले थे उनको उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। उसके बाद में अगला आता है एक श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, रुचिनम बेच। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें आपको, ये आप खुद देख सकते हैं इसको। और इसको, ये जो है स्वामी विवेकानंद ने इस उपरोक्त श्लोक को अपने शिकागो व्याख्यान में सुनाया था। तो ये जो है ये सत्य श्लोक है। रुचिनम वाला अगर आता है तो आपको बस ये याद रखना है कि रुचिनम वाला अगर आता है श्लोक तो वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत किसे बोला था? स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का चरित्र का निर्माण हो सके, मन का विकास हो सके, बुद्धि विकसित हो सके और बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों का समान शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सभी के ऊपर उन्होंने बोला था। तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत क्या क्या बताया था? स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत जो है इन सभी चीजों को बताया था कि शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक जो रहता है उसका सभी तरीके का विकास हो, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक और उसकी आत्मिक सभी तरीके का विकास हो, उसका चरित्र का निर्माण हो, उसका मन का विकास हो, उसकी बुद्धि विकसित हो, जो है वो आत्मनिर्भर बने और बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा देने की बात भी इन्होंने कही। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वालों को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? सत्य असत्य बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है बताया था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सीखने वाले को जीवन के संघर्ष से लड़ने की शक्ति भी दे। स्वामी विवेकानंद तकनीकी शिक्षा के विरुद्ध थे। क्या ऐसा सही है? नहीं, असत्य। स्वामी विवेकानंद तकनीकी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे। स्वामी विवेकानंद पाठ्यक्रम में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देने के विरोधी थे क्या? तो इसका आंसर है असत्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा पुस्तक द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कार द्वारा देनी चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि धार्मिक शिक्षा या धर्म की जो शिक्षा है वो केवल पुस्तक से नहीं देनी चाहिए, इनको आचरण में भी ये चीज पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों के द्वारा देनी चाहिए। मतलब कि जो है जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर केवल जो है धार्मिक शिक्षा जो है वो केवल पुस्तक से ही नहीं आनी चाहिए, धार्मिक चीजें जो है वो आचरण से भी आनी चाहिए और उनके संस्कार से भी आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी है। तो इसका आंसर है सत्य कि भाई स्वामी विवेकानंद ने क्या करा है, इन्होंने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी थी। ये सत्य बात है। तो यहाँ पे तो आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। टोटल 3 यूनिट थी। अब सेकंड यूनिट पे आते हैं। तो सेकंड यूनिट में आपका जो आपकी अगले जो जिनके अपन बात करेंगे वो है विद्या निवास मिश्र जी। तो विद्या निवास मिश्र जी के बारे में बात करेंगे और इनकी जो इनके द्वारा जो लिखित आकाश की पंछी, इसके बारे में भी हम समीक्षा करेंगे कि आकाश के पंछी के बारे में उन्होंने क्या बताया है। ये आकाश के पंछी नहीं, एक्चुअली ये आंगन के पंछी है। विद्या निवास मिश्रा जी ने जो है अपना एक निबंध लिखा था आकाश। इन्होंने अपना ये लिखा था एक निबंध जिसका नाम था आंगन का पंछी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म जो है 28 जनवरी 1926 में हुआ था। मैं पूरा एक ही लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर हो सकता है लेंदी हो, तो आप चाहें तो इसको पॉज करके फिर कुछ समय बाद जब रिलैक्स होकर के भी वापस से आप इसको सुन सकते हैं जहाँ से आपने स्टॉप किया है। ये मैं पूरा एक ही लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा डिमांड करते हैं कि सर एक ही लेक्चर में अगर चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो वो उसको हम लगातार देख सकते हैं। अलग अलग लेक्चर में रहती है तो कई बार हमसे मिस हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैं एक ही लेक्चर में कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो आप उसको पॉज करके कुछ समय रिलैक्स होके फिर वापस से सुन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। विद्यानिवास मिश्रा जी का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1926 में हुआ था। फिर विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। फिर विद्यानिवास मिश्र की कौन सी विशेषता थी? तो इनकी विशेषता थी कि ये एक तो साहित्यकार थे, ये संपादक भी थे और ये भाषाविद भी थे। तो मतलब कि इनकी सभी ये विशेषताएं हैं कि विद्यानिवास मिश्र जो है वो साहित्यकार भी थे, संपादक भी थे, भाषाविद भी थे। विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत से एमए जो है वो प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि गोरखपुर जो है यूपी में ही आता है, इसलिए यहाँ पे प्रयाग विश्वविद्यालय भी है। तो प्रयागराज को किसे कहते हैं? हम कहते हैं इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से जो है संस्कृत में एमए किया था। विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत का अध्यापन कार्य कहाँ किया? तो विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत का अध्यापन कार्य जो है सभी दूर किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी किया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी किया, आगरा विश्वविद्यालय में भी किया विद्यानिवास मिश्र ने। विद्यानिवास मिश्र किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक रहे। विद्यानिवास मिश्र ने जो है नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक के तौर पे भी कार्य किया। आंगन का पंछी किस चिड़िया को कहा है? तो आंगन का पंछी इन्होंने गोरैया को कहा है। तुम चंदन हम पानी किस विद्या की रचना है? तो ये जो है ये निबंध, इसका आंसर है निबंध। हिंदी शब्द संपदा तथा हिंदी और हम के लेखक कौन है? क्या चीज है? हिंदी शब्द संपदा तथा हिंदी और हम के लेखक के बारे में पूछा इन्होंने, तो इसका आंसर है विद्यानिवास मिश्र। हिंदी शब्द संपदा और हिंदी और हम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर आना चाहिए कि विद्यानिवास मिश्रा जी ने इसे लिखा था। आंगन के पंछी में गोरैया से बात करने वाले पात्र का नाम क्या था? तो आंगन के पंछी में गोरैया से बात करने वाले पात्र का नाम मिनी था। आंगन का पंछी निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने किस पौधे का उल्लेख किया? तो आंगन का पंछी निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने जो है तुलसी के पौधे के बारे में बताया। आंगन के पंछी में तुलसी के पौधे के बारे में बात की। विद्यानिवास मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विद्यानिवास मिश्र जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला। तो मतलब इनको सभी पुरस्कार मिले, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यानिवास मिश्र ने सोहनलाल द्विवेदी को किसकी फोटोग्राफ भेजी? तो विद्यानिवास मिश्र ने सोहनलाल द्विवेदी को किसकी फोटोग्राफ भेजी थी? इन्होंने भेजी थी मिनी की। मिनी। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं अग्निरथ, लागो रंग हरो, चितवन की छां, ये सभी। मतलब कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध का संग्रह कौन कौन सी निबंध का संग्रह है? अग्निरथ,
लागो रंग हरो, चितवन की छां। ये सभी इसके उत्तर हैं। लेखक ने आंगन के पंछी निबंध में किस बाल सखा संपादक का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। क्या आंसर है? सोहनलाल द्विवेदी। आंगन का पंछी निबंध में गौरिया को क्या कहा गया है? तो आंगन का पंछी जो है निबंध में गौरिया को कहा गया है दोपहर का साथी। क्या कहा गया है? दोपहर का साथी। अगला क्वेश्चन है, पंडित विद्यानिवास मिश्र के हृदय से निकले ललित निबंध तो वे हैं जिनमें कहीं गांव के खलियान में खुशी से झूमते अल्हड़ किसान के मुख से निकली भोजपुरी लोकगीत का आह्लाद है, कहीं धान कूटती ग्रामीण युवतियों की चूड़ियों की खनक है, कहीं संयुक्त परिवार के नववधुओं की मंद मंद हंसी। ये किसका कथन है? तो ये कथन कहा था प्रभाकर श्रोत्री ने। काफी लंबा क्वेश्चन है, शायद ही पूछा जाए, कभी पूछ भी लें, अगर आता है तो आपको ये याद रखना है, प्रभाकर श्रोत्री। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बहुत संस्कृत निष्ठ है। ये किसके विचार हैं? ये विचार है विद्यानिवास मिश्र जी के। विद्यानिवास मिश्र हिंदी भाषा की किस विद्या के माने जाते हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जो है वो हिंदी भाषा के किस विधा के माने जाते हैं? तो ये कौन सी विधा के हैं? ये ललित निबंधकार हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विद्यानिवास मिश्र जो है हिंदी भाषा के किस विधा के थे, तो ये जो है ललित निबंधकार थे। ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय के साथ त्रयी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो त्रयी बनाने में जो ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय के साथ में त्रयी किसने बनाई थी? ये बनाई थी विद्यानिवास मिश्र जी ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रयी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ में एक और किन्होंने मिलकर के त्रयी बनाई थी, तो विद्यानिवास मिश्र जी का आंसर आपको लिखना है। विद्यानिवास मिश्र ने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध नहीं लिखा? तो इन्होंने जो है तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, मैंने सील पहुंचाई, तो ये तो तीनों इन्होंने लिखा था। कछुआ धर्म नहीं लिखा था, तो इन्होंने कछुआ धर्म नहीं लिखा है। विद्यानिवास मिश्रा जी ने कछुआ धर्म नहीं लिखा है। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में भावनात्मकता के साथ साथ और क्या पाया जाता है? तो विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में भावनात्मकता के साथ में जो है लोक संस्कृति भी विधायमान होती है। विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार जो है 1988 में दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1988 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। विद्यानिवास मिश्र को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो विद्यानिवास मिश्र को जो है सभी पुरस्कार मिले, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में कौन सी शैली सम्मिलित है? तो विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में जो है आलंकारिक शैली भी होती है, तरंग शैली भी होती है और व्यंग्यपूर्ण शैली भी होती है। तो विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध है उनमें ये तीनों शैली होती है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अलंकारिक शैली भी होती है, तरंग शैली भी होती है, व्यंग्यपूर्ण शैली भी होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र को के बिरला फाउंडेशन के किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है शंकर सम्मान के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है यदि विद्यानिवास मिश्रा से रिलेटेड, तो आपको शंकर सम्मान बताना है।
अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्रा किस सदन के सदस्य रहे? तो विद्यानिवास मिश्र जो है वो राज्यसभा के सदस्य रहे। विद्यानिवास मिश्र जो है वो राज्यसभा के जो है सदस्य रहे। विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चखा और लोक वाणी की गौरव गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ये किसने कहा? तो मैं वापस से ये लाइन बोल देता हूँ एक बार। विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत साहित्य को मतकर उसका नवनीत चखा और लोकवाणी की गौरव गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ये कहा था अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं, गोरैया मेरे लिए छोटी नहीं बहुत बड़ी है, वैसे ही जैसे मेरे 2 साल की मिनी छोटी होते हुए भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये वचन सत्य कहा था। विद्यानिवास जी ने ये वचन बिल्कुल कहा था। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र ने गोरैया के विरुद्ध अभियान के लिए किस देश का उल्लेख किया है? जिन्होंने विद्यानिवास मिश्र ने गोरैया के विरुद्ध अभियान के लिए जो है चीन का उल्लेख किया है। गोरैया ने विवश किया, तुलसी ने विवश किया, मिनी ने विवश किया, तब मुझे कहना पड़ा, इन तीनों में मुझे सीता की सुधि आती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है विद्यानिवास मिश्रा जी का है कि गोरैया ने विवश किया, तुलसी ने विवश किया, मिनी ने विवश किया, तब मुझे कहना पड़ा इन तीनों में मुझे सीता की सुधि आती है। ये विद्यानिवास मिश्रा जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। अब आ जाते हैं हम महात्मा गांधी के आत्मकथा के अंश पर। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज आती है। तो शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सबको पता है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अंतिम प्रकरण में किन किन देशभक्तों का उल्लेख किया गया था? तो इसमें जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग में जो है के अंतिम प्रकरण में जो है देशबंधु की बात की थी, लाला जी की भी बात की थी, श्रद्धानंद की भी बात की गई थी। अगला प्रश्न है, हाई स्कूल में महात्मा गांधी को रेखा गणित की अपेक्षा कौन सी भाषा कठिन लगती थी? तो हाई स्कूल में महात्मा गांधी को रेखा गणित की अपेक्षा जो भाषा कठिन लगती थी वो थी संस्कृत। विलायत की तैयारी प्रकरण में माओजी दवे गांधी की विलायत जाने का सुझाव देते हुए किसका उदाहरण देते हैं? वो देते हैं केवल राम का। मतलब कि विलायत की तैयारी प्रकरण में माओजी दवे गांधी की विलायत जाने का सुझाव जो है वो केवल राम का उदाहरण देकर के करते हैं। महात्मा गांधी के पास 4 अनुरोध पत्रों में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो महात्मा गांधी के पास 4 अनुरोध पत्र में से जो है लाला जी जो है सम्मिलित नहीं थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। धार्मिक परिचय प्रकरण के अंतर्गत एडविन अर्नाल्ड द्वारा अनुदित किस धार्मिक पुस्तक का उल्लेख किया गया था? धार्मिक परिचय प्रकरण के अंतर्गत एडविन अर्नाल्ड द्वारा अनुदित किस धार्मिक पुस्तक का उल्लेख किया गया था? इसका आंसर है भगवत गीता। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने विलायत में रहते हुए भगवत गीता के साथ साथ किस धार्मिक पुस्तिका का अध्ययन किया था? इन्होंने किया था बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया का। तो महात्मा गांधी ने विलायत में रहते हुए भगवत गीता के साथ में बुद्ध चरित के बारे में भी पढ़ा था, जिसका एक और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानी जाती है। महात्मा गांधी ने रोमन लॉ को किस भाषा में पढ़ा था? महात्मा गांधी ने रोमन लॉ को लैटिन भाषा में पढ़ा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो महात्मा गांधी की जो महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखित आत्मकथा जो है उसका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी ने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर बैरिस्टर की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो महात्मा गांधी ने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके बैरिस्टर की उपाधि जो है 1891 में प्राप्त की थी। महात्मा गांधी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? तो महात्मा गांधी ने जो है 1 वर्ष व्यर्थ हो गया ऐसा बोला था कि उनकी निजी हानि ये हुई थी कि 1 वर्ष का व्यर्थ हो गया उनका। महात्मा गांधी ने भारत में वकालत के मामलों में किसका नाम सुन रखा था? महात्मा गांधी ने जो है वकालत में किसका नाम सुना हुआ था? फिरोज शाह मेहता का। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में महाप्रदर्शनी में किस नगर का उल्लेख किया? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में महाप्रदर्शनी में जो है पेरिस का उल्लेख किया। महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अंतिम प्रकरण का नाम है पूर्णाहुति। महात्मा गांधी के स्वभाव पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? उनकी माता का। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए? कॉलेज की पढ़ाई के लिए भावनगर गए। महात्मा गांधी की माता प्रतिदिन किस मंदिर जाती थी? महात्मा गांधी की माता प्रतिदिन वैष्णव मंदिर जाती थी। महात्मा गांधी ने पिता की लाई हुई किस पुस्तक को पढ़ा? महात्मा गांधी ने पिता की लाई हुई श्रवण पितृ भक्ति नाटक इसके बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी को कौन सा नाटक बार बार देखने की इच्छा होती थी? महात्मा गांधी को जो है हरिश्चंद्र की कथा देखने की इच्छा होती थी बार बार। हरिश्चंद्र की कथा। महात्मा गांधी की पत्नी की शिक्षा थी निरक्षर, अनपढ़ थी। राजकोट में महात्मा गांधी के पिता से मिलने किस धर्म के मित्र लोग आते थे? राजकोट में महात्मा गांधी के पिता से मिलने के लिए जैन भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, पारसी भी आते थे। महात्मा गांधी के विदेश जाने के निर्णय पर बिरादरी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी के विदेश जाने के निर्णय पर बिरादरी ने जो है उन्हें निष्कासित कर दिया। बिरादरी से निष्कासित कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नमक सत्याग्रह किया था उसको दांडी मार्च या दांडी यात्रा कहते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संचालित समाचार पत्र कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो समाचार पत्र था वो हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन इन सभी नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी के माता अनुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? तो महात्मा गांधी के माता के अनुसार सत्य के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो है आगा खान पैलेस पुणे में बंदी बना के रखा था। महात्मा गांधी को उनकी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी?
महात्मा गांधी को उनकी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा भाई जयराम दास ने दी थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? महात्मा गांधी की आत्मकथा का जो है हिंदी अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा कितने भागों में वर्गीकृत है? ये है 5 भागों में। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है याद रखना है आपको, 5 भागों में वर्गीकृत थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा के लेखन किस दिनांक से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का लेखन जो है 29 नवंबर 1925 में स्टार्ट किया था। 29 नवंबर 1925 में। महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा था? जॉन रस्किन का। महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचारों का प्रभाव पर किसका प्रभाव पड़ा था? जॉन रस्किन का। तो ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आते हैं हम अगली जो चीज है वो है विश्व के प्रमुख धर्म के ऊपर। तो इस पे आ जाते हैं विश्व के प्रमुख धर्म के ऊपर। तो इस पे देखते हैं हम कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है। ज्यादा बचा नहीं है, इसको कंप्लीट करना है हमें। निम्नलिखित में से हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत आश्रम व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था है, पुरुषार्थ है। इनमें से हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो इनमें से हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ में से कौन नहीं है? तो 4 पुरुषार्थ में कौन सा नहीं है? वो है लोभ नहीं है। कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत जो है कर्मफल की इच्छा ना करना। कर्मफल की इच्छा ना करना। पंचशील का संबंध किससे है? पंचशील का संबंध बौद्ध धर्म से है। जियो और जीने दो की प्रेरणा किस धर्म से प्राप्त हुई? जियो और जीने दो की प्रेरणा जो है जैन धर्म से प्राप्त हुई। सिख शब्द संस्कृत के किस शब्द का पंजाबी रूप है? शिष्य। सिख शब्द जो है संस्कृत के कौन से शब्द का पंजाबी रूप है? शिष्य का। बौद्ध नैतिक मूल्य को बौद्ध नैतिक मूल्य के पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है हिंसा सम्मिलित नहीं है। ईसा मसीह ने प्रत्येक नैतिक कार्य के तत्व कौन कौन से बताए हैं? कर्म बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं, परिस्थितियां बताइए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख साहित्य से जहां जहां एक अंक आया है उसका अर्थ है परमात्मा एक ही है। अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। गुरु नानक देव द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इनका जो है भेदभाव जो है बिल्कुल भी लक्ष्य या उद्देश्य नहीं था। त्रिपिटक साहित्य में संग्रहित है। त्रिपिटक साहित्य में संग्रहित है। इसका आंसर है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक, ये सभी त्रिपिटक साहित्य के में संग्रहित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक। गुरु नानक के उपदेशों में वंड छकों का आशय है मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। तो ये अगर आता है वंड छकों का आशय क्या है गुरु नानक जी के हिसाब से, तो इसका है आंसर मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। भगवान महावीर कौन से तीर्थकर हुए? भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थकर हुए। यीशु की दृष्टि से सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है?
यीशु की दृष्टि से सच्चे मसीह का क्या होना नितांतक आवश्यक है? अच्छा नागरिक। नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? नैतिकता का प्रमुख गुण है आत्मगत गुण। नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? आत्मगत गुण। इस्लाम धर्म का प्रमुख स्तंभ क्या है? इस्लाम धर्म का प्रमुख स्तंभ हज, रोजा, जकात, ये सभी हैं। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है अनेकांतवाद। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्षमादान। पंचव्रतों में से कौन से व्रत के शेष व्रत अनुवर्ती है? पंचव्रतों में से कौन से व्रत के शेष व्रत अनुवर्ती है? इसका आंसर है अहिंसा। जकात शब्द का मूल अर्थ है दान। जकात शब्द का मूल अर्थ है दान। मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया है? पाप के कारण। बुद्ध ने निरोध के कितने मार्ग बताए? बुद्ध ने निरोध के 8 मार्ग बताए। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान का माह कहलाता है 9वां माह। यीशु मसीह ने प्रत्येक नैतिक कार्य का तत्व बताया है कर्म को, परिस्थितियों को, उद्देश्य को, इन सभी को। कर्म, परिस्थितियां, उद्देश्य सभी को बताया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ दीर्घ निकाय के सिगालोवात सूत्र में किसके प्रति नैतिक सदाचार पर बल दिया गया है? मतलब कि बौद्ध धर्म ग्रंथ दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में किसके प्रति नैतिक सदाचार पर बल दिया है? परिवार के प्रति। जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंगर। जाति पाति भेदभाव सब चीजें भूलकर एक साथ ही खाना खाते हैं, उसको अपन कहते हैं लंगर। परस्परो ग्रहो जीवनम कहकर किस सत्य का निर्वाचन किया गया है? इसका आंसर है जीवन के परस्पर निर्भरता पर। यीशु मसीह के जन्म उपरांत किसका शासन था? रोमन शासन। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? बुद्ध की शिक्षाओं का सार जो है धम्मपद पे है। पारसी शब्द के प्रवर्तक जोरोएस्टर जरथुस्त्र थे। जोरोएस्टर जरथुस्त्र। पारसी धर्म का एकमात्र पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म का जो एकमात्र पवित्र ग्रंथ है वो है वेद अवेस्ता। पारसी धर्म में अग्नि को सर्वस्व मानना है। पारसी धर्म में जो है अग्नि को सर्वस्व मान रखा है। पारसी लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पारसी धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त है? पारसी धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है। पारसी धर्म को मानने वाले किसकी उपासना करते हैं? पारसी धर्म को मानने वाले अग्नि की उपासना करते हैं, उसके बाद में सूर्य की उपासना करते हैं, मतलब कि ये दोनों की उपासना करते हैं, सूर्य और अग्नि की। यहूदी धर्म का केंद्र कौन सा है? यहूदी धर्म का जो केंद्र है वो है यरूशलेम। यहूदी धर्म का इतिहास किसमें मिलता है? तलमुद में। यहूदी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तनख, तलमुद, मिद्रश। यहूदी धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है तनख, तलमुद और मिद्रश, ये सभी। भरूच भूमि किस धर्म से संबंधित है? भरूच भूमि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से।
अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? अमृतसर की जो स्थापना है वो करी थी गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव। किन सिख गुरु के पश्चात गुरु का पद वंशानुगत हो गया? ये था गुरु रामदास के बाद में। सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्वीता प्रदान करने वाले गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अहिंसा। लुम्बिनी किनका पवित्र धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक क्रियाओं को प्रधानता है? हीनयान। उपनिषद ग्रंथों का विषय क्या है? उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन है। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा गया है? कीर्तन परंपरा जो है वो चैतन्य जी को जो है जन्मदाता कहा गया। सयादवाद किस धर्म का मूल है? जैन धर्म का। अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लेने के कारण ही वर्धमान को जिन कहा गया। सत्य। कारण के नष्ट कर देने से कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है। बौद्ध धर्म में इसे दुख निरोध निर्वाण कहा गया है। सत्य। विदुर ने धर्म में 8 अंग बताए। सत्य। अब आ जाते हैं हम इकाई तीसरी पे। ये आखिरी इकाई है आपकी। इसमें आपको वाक्य रचना और अशुद्धि शोधन के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, इसके ऑब्जेक्टिव्स में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इसको देखते हैं। ये आपकी लास्ट यूनिट है। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द। थोड़ा सा तेज स्पीडली कर लेते हैं हम। भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो इस शब्द है। वाक्य के अवयव जो है विधेय भी होता है और उद्देश्य भी होता है। लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? लिखित अभिव्यक्ति का संबंध जो है मात्रा अथवा वर्तनी में से होता है। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है वाक्य। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे कहते हैं पदबंध या वाक्यांश। रचना की दृष्टि से पदबंध की आवश्यक बात है। इनमें एक से अधिक पद होते हैं। ये पद इस प्रकार से संबंध होते हैं, उनसे एक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं। तो मतलब कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें सही है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। तो इसका आंसर है ये तीनों, मतलब कि सभी। उपवाक्य भी पदबंध के समान ही पदों का समूह है। अंतर यह है कि इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। उपवाक्य जो है ये भी पदबंध है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आंशिक भाव जो है वो प्रकट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण का प्रकार है
रचना या स्वरूप की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। वाक्यों का वर्गीकरण का प्रकार। वाक्य रचना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सभी इसके आंसर है, मतलब कि इसका आंसर उपरोक्त सभी है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। भाषा में अशुद्धि अथवा त्रुटि का आशय है अशुद्ध लेखन। भाषा में अशुद्धि अथवा त्रुटि उत्पन्न के होने के कारण क्या है? इसका आंसर है व्याकरण की अज्ञानता, भाषा का अपूर्ण ज्ञान। भाषा में अशुद्धि अथवा त्रुटि उत्पन्न कब होती है? जब व्याकरण की अज्ञानता हो और भाषा का अपूर्ण ज्ञान हो। हिंदी में अशुद्धि का प्रकार क्या है? हिंदी में अशुद्धि का प्रकार है उच्चारणात्मक एवं वर्तनीगत अशुद्धि, शब्दगत एवं शब्दार्थगत अशुद्धि, वाक्यगत अशुद्धि, मतलब कि इसका आंसर उपरोक्त सभी है। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध उच्चारण से है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। तुम घर चले जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक। आपकी यात्रा सफल रहे, ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। मैंने मिठाई नहीं खाई, ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक। वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, ये किस प्रकार का कथन है? संकेतवाचक। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, ये किस प्रकार का कथन है? विधिवाचक। मैं सोमवार के दिन आपके घर आऊंगा, इस वाक्य के रेखांकित भाग में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी। वो तो कल आएगा, इस वाक्य के रेखांकित भाग में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी। राम और सीता वन को गए, इस वाक्य के रेखांकित भाग में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्रिया संबंधी। भीड़ में 5 उज्जैन के व्यक्ति भी थे, इस वाक्य को रेखांकित भाग में किस प्रकार की अशुद्धि देखने को मिली? पदक्रम संबंधी। भारत के अनेकों राज्य हैं, भारत में अनेकों राज्य हैं, इस वाक्य में रेखांकित भाग में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही ये बताएं। ये शुद्ध है। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य मतलब कि मैं जानता हूं कि वह कार्यालय नहीं आया, ये मिश्र वाक्य सही है। आप इसको बीच में पॉज भी करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई से आंसर, मतलब कोई से टॉपिक को, अगर जैसे कि आप में आगे का बोलने लग गया और आप मान लीजिए कि पीछे वाला ठीक से पढ़ नहीं पाए या सुन नहीं पाए, तो आप उसको जो है पॉज करके वापस से पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय वाचक। उसके बाद में निम्नलिखित में से वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी सही है। उद्देश्य और विधेय वाक्य में अनिवार्य घटक है, ये भी सही है। मतलब कि ये जो दा वाला है ये गलत है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय कहते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर जो है
दा वाला हिस्सा जो है वो गलत है। उच्चारणगत अशुद्धि से बचने के लिए उच्चारण करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर है ह्रस्व उच्चारण और दीर्घ उच्चारण का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। ह्रस्व स्वरों को दीर्घ करने की प्रवृत्ति का प्रकार है ये सभी। शब्द के अंत में ह्रस्व स्वरों को दीर्घ करना, शब्द के अंत में दीर्घ स्वरों को ह्रस्व करना, प्रारंभ में मध्य स्वर को ह्रस्व करना। उच्चारण करते समय कुछ ध्वनियों के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में आ स्वर उच्चारण में सुनाई देता है। ये सुनाई देने वाली अतिरिक्त स्वर की ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वरांगम कहते हैं। कोई ध्वनि जब उच्चारण में रहती है तो वर्तनी में नहीं लिखी जाती, तो इसे क्या कहते हैं? स्वरलोप कहते हैं। सा और शा के उच्चारण की अशुद्धि कहलाती है व्यंजनगत। अनुस्वर और चंद्र बिंदु की अशुद्धि क्या कहलाती है? अनुस्वर और चंद्र बिंदु की अशुद्धि को क्या कहते हैं? वर्तनीगत अशुद्धि। जिन वाक्यों के द्वारा हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भाव प्रकट किए जाते हैं उन वाक्यों को क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम है संदेह, संदेहार्थक। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है क्रमबद्धता। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है क्रमबद्धता। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इनमें से कोई नहीं। कविता ने बताया कि पिता का विवाह हो गया है। जब वर्षा हो रही थी तो मैं घर पे था। राम के पास एक गुड़िया है जो नाचती है। इनमें से कोई भी जो है विशेषण, इनमें से कोई भी क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। प्रोक्ति किसी एक कथन या संदर्भ से जुड़े वाक्यों का समूह है, जैसे कोई कथा, कहानी, कविता, व्याख्यान, कार्यक्रम आदि। तो ये चीज है सत्य। ये चीज हो गई। उसके बाद में अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार आ जाता है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या दे रखा है अनुवाद, अर्थ और प्रकार में। और थोड़ा ही और बचा है, इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद का क्या अर्थ है? अनुवाद का अर्थ जो है, इसका आंसर है बा। एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। स्त्रोत भाषा का अर्थ क्या है? स्त्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है, ये स्त्रोत भाषा कहलाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अनु शब्द का अर्थ लिया है। इसका आंसर है पीछे पीछे, साथ साथ, किनारे किनारे। ये सभी इसके आंसर है। समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर होती है। किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था नाइडा के द्वारा। अनुवाद प्रक्रिया में किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा का अर्थ होता है जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उस पर आ जाते हैं।
विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी देवेंद्र नाथ ने। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? न्यूमार्क ने। किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। ये परिभाषा किसने दी थी? भोलानाथ तिवारी ने। मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना अनुवाद है। ये परिभाषा किसकी है? सैमुअल जॉनसन की। सीमा के आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है गहन अनुवाद। भाषिक आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है अंतरिम अनुवाद। श्रेणी या पद के आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है आंशिक अनुवाद। गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है समग्रता अनुवाद। उसके बाद में आप कर सकते हैं यहां से कर लेंगे आप। लिपि में अंकन अर्थात लक्ष्य भाषा की लिपि में स्त्रोत भाषा के उच्चारण के अनुरूप अंकन या लेखन कहलाता है लिप्यांकन। प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद है भावानुवाद, शब्दानुवाद, छायानुवाद। ये सभी भार्गव हिंदी शब्दकोश के अनुवाद का अर्थ भार्गव हिंदी शब्दकोश में अनुवाद का अर्थ दिया गया है पुनर्उल्लेख, दोहराव, अनुकरण। ये सभी आंसर इसके सही हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें से हम कुछ जो हमें लगेंगे कि हाँ ये अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट हैं केवल उनको ही हम देखेंगे, क्योंकि थर्ड यूनिट जो है आपकी लास्ट यूनिट है और उसमें से काफ़ी जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं। ये लास्ट का पार्ट है, तो जो मेन पार्ट अपन कर चुके हैं इसमें से अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है तो हम उसको ही देखेंगे और हम फिर हमारे लेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है ये। तो यहाँ देख लेते हैं हम और कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवाद करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है बीज शब्द के बारे में देख लेते हैं। बीज शब्द में क्या है? ये आखिरी पार्ट है इसका। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं 10 मिनट में, ताकि अपना कंप्लीट हो जाए। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र जनता का तंत्र है। ये एक शासन प्रणाली है, इसमें जनता अपने स्वेच्छा से अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र लोगों को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का शत्रु है? अशिक्षा, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा, ये सभी जो है लोकतंत्र का शत्रु है। भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी, वयस्क मताधिकार, सीमित और संवैधानिक सरकार। समरसता का अर्थ क्या है? समरसता का अर्थ सामंजस्य, संतुलन और समरस होने के गुण। सामाजिक समरसता के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है? आर्थिक समानता, अस्पृश्यता और लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव। समरसता के अंतर्गत
क्या क्या चीजें आती है? सुख और आनंद के पूर्णतया लीनता समरसता, भावों का विचारों का परिवर्तन न होना समरसता, सदा एक समान रहने की समरसता इसमें आती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो आ सकता है परीक्षा में, नैतिक मूल्यों के विकास में समरसता का योगदान क्या है? सहिष्णुता, ईमानदारी, धैर्य, ये सभी होता है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक भाग होता है। ये किसका कथन था? ये कथन था सीले का। लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। ये किसका कथन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आज की व्यवस्था के समान ही शासक और शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली होती है। प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया जाता था जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता है। प्राचीन काल में परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। किसी भी विषय पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस प्रकार खुलकर चर्चा होती थी। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। इस बात के प्रमाण कहाँ मिले थे? इस बात के प्रमाण प्राचीन साहित्य और अभिलेखों, सिक्कों सब में मिले थे। प्राचीन भारतीय राज्यों में मतदान की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? इसमें गुणक, विवर्तक, संकीर्ण जल्पक, ये सभी जो है मतदान की पद्धतियां प्रचलित थी। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसका कथन है? प्लेटो का। कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कला एक तकनीक है, कला एक शिल्पी है, कला एक कौशल है, ये सभी। साहित्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? साहित्य के तत्व कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, भाव तत्व। साहित्य कला में सम्मिलित है लघु कथा, कहानी लेखन, काव्य लेखन, ये सभी है। निम्नलिखित में से हिंदी गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सभी हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। छंद युक्त रचना पद्य, पद्य साहित्य में संदर्भ में ये उचित संदर्भ में उक्ति किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है पाणि। साहित्य के वर्गीकरण में सम्मिलित है गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, चंपू साहित्य, ये सभी से है इसके आंसर। आध्यात्म का अर्थ क्या है? आध्यात्म का अर्थ है आंतरिक मनन और दर्शन करना, आंतरिक चेतना तत्व का जानना, स्वयं के बारे में जानना या आत्मप्रज्ञ होना। आध्यात्म के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? भक्ति समाधि, ज्ञान समाधि, योग समाधि, ये सभी इसके जो है प्रकार होते हैं। शाक्य गणराज्य में सभा भवन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सन्यागार। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला जो है वो बिहार से संबंधित है। आध्यात्म हमें क्या सिखाता है? जीवन शैली जीना सिखाता है, जीवन के एवं परिवार में सामंजस्य के बारे में सिखाता है, समाज में आदर्श जीवन बताता है। भीमबेटका के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी? भीमबेटका के चित्रों की खोज 1960 में हुई थी। बहुमत के लिए गए निर्णय को क्या कहा जाता है? भूथिकम।
गुप्त रूप से मतदान को क्या कहा जाता है? गुड़क। प्रकट रूप से मतदान को क्या कहा जाता है? विव्रतक। शलाका ग्रह में कान में चुपके से कहने को क्या कहा गया है? संकर्ण जल्पक। मंत्रिमंडल के अस्तित्व के प्रमाण किस ग्रंथ में मिले? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, सभी में मिले थे मंत्रिमंडल के अस्तित्व के प्रमाण। तो ये चीजें हैं इसमें, ये तो कुछ इतना नहीं लग रहा है मुझे, तो इतना ही काफी है आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरे ख्याल से। तो ये जो है आपकी पूरी की पूरी जो फाउंडेशन कोर्स में हिंदी है, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको पूरी तरीके से जितने भी मैंने आपको बताए हैं इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं और उनमें से जो है तीनों यूनिट के क्वेश्चंस मैंने इसमें इस वीडियो लेक्चर में आपके कंप्लीट करा दिए हैं। इसी तरीके से मैं जो है आपका इंग्लिश का भी लेके आऊँगा, आपका जो बाकी जो 2 फाउंडेशन सेकंड के जो पेपर हैं, आपका पर्सनैलिटी भी है और जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। तो इसी तरीके से आप जो है चैनल के साथ में जुड़े रहिए और नए वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ में जोड़ें, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।